हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशल जेएमडी में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कोशिका विज्ञान का भाग नंबर 1 और उसमें हम लेके आए थे 25 क्वेश्चन। और ये है भाग नंबर 2 और इसमें भी है 25 क्वेश्चन। इसी प्रकार आपके लिए हम हर एक चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन इकट्ठा कर करके लाते रहेंगे। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो कोशिका विज्ञान का भाग नंबर 2 अगर देखना है तो भाग नंबर 1 सबसे पहले देखें, क्योंकि जो 25 क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और रेलवे ग्रुप डी में तो साइंस अलग से आती है 25 नंबर की। तो अगर आपको ग्रुप डी क्रैक करना है तो ये सीरीज़ ज़रूर देखें। और हमारी जो ये सीरीज़ है ये रेलवे के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। लगभग 20 क्वेश्चन आपको इसी सीरीज से मिलेंगे, देख लेना बेशक से। और अब हम करते हैं शुरू कोशिका विज्ञान का भाग नंबर 2 और इसका पहला क्वेश्चन। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। जो कोशिका होती है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो जो कोशिका होती है उसका सबसे बड़ा भाग होता है केंद्रक। ये कोशिका हो गई और उसके बीच में जो सेंटर होता है, जो केंद्रक होता है, ये कोशिका का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। ठीक है, तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है। वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर भी पूछ सकता है कि कोशिका का दिमाग या फिर कोशिका का मैनेजर किसे कहा जाता है। जिस प्रकार से हम अपने दिमाग से सभी चीज़ों को मैनेज करते हैं ना, उसी प्रकार कोशिका का भी एक दिमाग होता है या फिर मैनेजर होता है। उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका के दिमाग को भी हम केंद्रक कहते हैं। जो कोशिका का जो सेंटर होता है, जो केंद्रक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग या फिर मैनेजर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की। न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए में पाया जाता है, तो उसकी जो खोज थी वो एक फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड, इसकी खोज किसने की, फ्रेडरिक मिशर ने। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। डीएनए का मॉडल किसने दिया। ठीक है, डीएनए मॉडल है ये किसने दिया। तो जो डीएनए मॉडल है वो वॉटसन और क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये डीएनए का मॉडल तैयार किया था, इन्होंने डीएनए का मॉडल दिया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये किससे मिलकर बनी होती है, या फिर न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है। जो न्यूक्लियोटाइड्स होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहली होती है शुगर, शुगर का मतलब होता है हिंदी में शर्करा। और दूसरी होती है बेस, बेस का मतलब होता है क्षार। और तीसरी होती है फास्फोरिक अम्ल। ये तीनों चीज़ जब मिल जाते हैं तो ये किस चीज़ का निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स का। या फिर न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलकर बनी होती है, तो शुगर, बेस और फास्फोरिक अम्ल से मिलकर, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनी होती है न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि डीएनए कितनी शर्कराओं से मिलकर बना होता है, या फिर डीएनए कितनी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। तो डीएनए जो होता है वो 2 पेंटोज शर्कराओं से बना होता है। और एक पेंटोज में 5 कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक पेंटोज में कितने होते हैं, 5 कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और जो डीएनए है वो कितनी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है, 2 पेंटोज। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। और अब ये अगला क्वेश्चन ये है कि आरएनए, आरएनए कितनी शर्कराओं से मिलकर बना होता है। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए कितनी शर्कराओं से मिलकर बना होता है, तो आरएनए एक पेंटोज शर्करा से मिलकर बना होता है। और डीएनए 2 पेंटोज शर्कराओं से मिलकर बना होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आया भी है ये, कि डीएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। जो डीएनए होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो डीएनए में हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन होता है, वो डीएनए के अंदर पाया जाता है। डीएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन नाम का प्रोटीन डीएनए के अंदर पाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीएनए की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। तो डीएनए की संरचना किस प्रकार की होती है या फिर कैसी होती है।
तो डीएनए की जो संरचना होती है वह द्विकुंडली होती है, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। ठीक है, ये दो कुंडली की होती है। डीएनए की जो संरचना होती है वो डबल हेलिक्स की होती है, मतलब दो कुंडली की होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डीएनए का काम क्या होता है? तो डीएनए का जो काम होता है ना, डीएनए का काम होता है कि जो आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ मतलब जीन, गुणसूत्र, ये सारे आनुवांशिक पदार्थ है जो हमें एक वंश से दूसरे वंश में मिलते हैं। जैसे हमें अब अपने माँ बाप से मिलते हैं, वो सभी क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। तो डीएनए का क्या काम होता है? आनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना। ये किसका काम है? डीएनए का काम। डीएनए का काम आनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना, ये डीएनए का काम होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरएनए का क्या काम होता है? तो आरएनए का जो काम होता है ना, कहीं भी अगर आरएनए दिख जाए तो उसका जो काम होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन संश्लेषण का, प्रोटीन संश्लेषण का। आरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का। आरएनए जहाँ भी दिख गया मतलब उसका मतलब है कि ये प्रोटीन से संबंधित है। ठीक है, आरएनए का क्या काम होता है? प्रोटीन संश्लेषण का। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरएनए की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? डीएनए की दो कुंडली थी और आरएनए की जो संरचना होती है वो एक कुंडली मतलब सिंगल हेलिक्स की होती है, इस प्रकार की। ठीक है, आरएनए की संरचना कैसी होती है? एक कुंडली, सिंगल हेलिक्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है? जो क्रोमोजोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, उनकी जो संरचना होती है वो होती है धागे नुमा। ठीक है, ये गुणसूत्र जो होते हैं ना वो डीएनए के ऊपर लगे होते हैं। गुणसूत्र किस पे लगे होते हैं? डीएनए के ऊपर। और ये छोटे छोटे धागे नुमा आकार में डीएनए के ऊपर लगे होते हैं, तभी तो डीएनए इन सब को लेकर के एक मतलब अंश से दूसरे वंश में ले जाता है। ठीक है, तो गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है? धागे नुमा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रोमोजोम या फिर गुणसूत्र की खोज किसने की? ये खोज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्रोमोजोम या गुणसूत्र की खोज थी वो पुरकिंजे नाम के एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्रोमोजोम या फिर गुणसूत्र की खोज की थी। तो किसने की? पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो मानव होता है उसमें कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में टोटल 23 जोड़ी या 23 पेयर गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, एक जोड़ी में दो, तो 23 जोड़ी में कितने? 46। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी या फिर 46। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से जो गुणसूत्र होते हैं वो बराबर मात्रा में होते हैं? मतलब कि जो गुणसूत्र होते हैं वो पुरुष में भी सेम होते हैं और महिलाओं में भी सेम होते हैं। वो कौन से गुणसूत्र हैं? तो वे ऑटोसोम नाम के गुणसूत्र हैं। और ये 22 जोड़ी मतलब 22 पेयर समान मात्रा में होते हैं। 22 पेयर मतलब एक पेयर में दो, 44। 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो महिला और पुरुष दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, तो कौन से गुणसूत्र है? ये ऑटोसोम नाम के गुणसूत्र है। ये 22 जोड़े होते हैं, ये सेम होते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जो कौन सा गुणसूत्र है मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं? तो जो ऑटोसोम थे वो सब में एक होते थे, लेकिन ये एलोजोम होते हैं ना, ये मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। ठीक है, एलोजोम जो गुणसूत्र होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होते हैं। और एक जोड़ी मतलब दो गुणसूत्र जो होते हैं ये मेल और फीमेल में अलग अलग पाए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका गुणसूत्र लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहलाता है? या फिर वो ऐसे भी पूछ लेता है कि मतलब लिंग जो निर्धारण होता है वो किसके गुणसूत्र पर निर्धारित होता है? तो जो पुरुष का जो गुणसूत्र होता है ना, जो पुरुष का गुणसूत्र होता है उसके ऊपर ये लिंग निर्धारण कि भाई लड़का होगा या लड़की होगी, ये पुरुष के जो गुणसूत्र होते हैं उसके ऊपर डिसाइड होता है। ठीक है, एक्स वाई जो गुणसूत्र होते हैं ये पुरुष में अलग होते हैं, महिला में अलग होते हैं। तो इसी प्रकार
जो पुरुष का गुणसूत्र होता है वो लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जीन के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, जीन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो जीन का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी या जीनेटिक्स। जीन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी या फिर जीनेटिक्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीन की जो खोज थी वो किसने की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो जीन की खोज थी वो किसने की। तो जीन की जो खोज थी वो की थी जॉनसन नाम के एक साइंटिस्ट ने। ठीक है, ये खोज वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर याद कर रखना। जीन की खोज जॉनसन नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुवांशिकी का पिता, द फादर ऑफ जीनेटिक्स किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को। फादर ऑफ अनुवांशिकी किसे, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ग्रुप डी में 100% पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें मतलब ऐसे इग्नोर मत करना, याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले किसने की थी। ये पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले किसने की, ये नहीं पूछा कि ये नाम किसने दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले जो खोज थी वो बेंसले नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। और उन्होंने किसमें की, जो यकृत की, जो लीवर की जो सेल्स होती है ना, जो यकृत की जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ठीक है, बेंसले ने यकृत कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना उसको कई नाम दिए गए थे। ठीक है, और ये नाम पूछ लेते हैं, उस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया, उस साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, और हर एक साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम दिया था। ठीक है, ये तो निर्धारित है कि भाई सबसे पहले किसने की और किस में की, यकृत कोशिकाओं में की। ठीक है, जॉनसन ने। लेकिन जो फ्लेमिंग है उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा हुआ भी है। जो फ्लेमिंग है उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया, जो फ्लेमिंग था उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया। जो फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को जो नाम दिया था वो दिया था फिला। क्या नाम दिया, फिला। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फिला नाम दिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 24, और ये क्वेश्चन है कि आल्टमन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, आल्टमन ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया। तो ये बायोप्लास्ट नाम दिया था इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है मेन, कि माइटोकॉन्ड्रिया को नाम तो सभी ने दिया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया। तो ये बेंडा नाम के एक साइंटिस्ट थे, बेंडा, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया का, लास्ट में बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। ठीक है, तो ये इस सीरीज के थे टॉप 25 क्वेश्चन। अब इस मतलब जो सेल, जो कोशिका विज्ञान है, इसमें कम से कम 50-75 क्वेश्चन और बन जाएंगे। अगर आपका ऐसे प्यार मिलता रहा तो मैं आगे भी ऐसी सीरीज लेके आता रहूँगा। तो आप बस इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ग्रुप डी में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आएंगे आप देख लेना, इस सीरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मतलब मिलेंगे। तो आज की सीरीज़ में इतना ही, आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज़ में। ठीक है, ओके, बाय।